आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, आज दिन है अपने हक के लिए खड़े होने का, क्योंकि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तहत मनाया जाने वाला ये दिन कितना प्रोग्राम हम देखेंगे और मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, दिसंबर का महीना और मौजूदा हालात के जिसमें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीएमएलएन की क़यादत पर लगाए गए इल्ज़ामात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 27 दिसंबर की डेडलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बदकिस्मत तैयारा जो गिरकर कश्मीर के मसले पर वो क्यों दोहरे रवैये का शिकार है, 47 मुसाफिर अमेरिका ही की शहीद मिसाल ले लें कि एक जानिब वो हुए, जोर साथ ही देता है कि साथ पाकिस्तान और भारत डॉक्टर मसला ताहिरुल कश्मीर कादरी पर साहब की मुज़ाकरात वतन करे, वापसी लेकिन और साथ ही उनका भी अमेरिका जब ऐलान कहता है कि भारत उनका कि दिफाई और हम स्ट्रेटेजिक मॉडल टाउन पार्टनर को है, लेकर तो लगता एहतजाज है जारी कि रखेंगे और एहतजाज हमारा खत्म क्योंकि नहीं अमेरिका होगा। फिर क्यों ये कर सब अपने बहुत कुछ पार्टनर आज को के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेगा करेंगे कि और वो गुफ्तगू के लिए कश्मीरियों हमें पर ज्वाइन किया मज़ालिम ना है ढाए, सीनियर क्या सहाफ़ी और पाकिस्तान से तजियाकार मुज़ाकरात हसन निसार इस साहब। पर आज हसन हम निसार बात साहब का करेंगे। बहुत बहुत प्रोग्राम शुक्रिया के कि दूसरे आपने आज हिस्से के में प्रोग्राम के लिए जिक्र हमें वक्त करेंगे दिया। ओबामा दौरे हसन के निसार बाद साहब, गुफ्तगू भारत का तालिबान आगाज आज के दिन की डेवलपमेंट से करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हुए आज मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की और अवामी राब्ता मुहिम का फैसला किया गया है। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या ये दुरुस्त कदम है या कुछ वक्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया? अभी कुछ देर और इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हालात कैसे अनफोल्ड होते हैं, फिर उसके बाद अवाम में दोबारा साल से पूरी कुव्वत लगाकर भी तबाह नहीं कर सका, तो फिर अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर क्यों डाल रहा है? ये एक हकीकत है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बदतरीन फौजी शिकस्त हो चुकी है। तो क्या अपने अवाम और दुनिया के सामने ये हजीमत छुपाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहा है? क्या अमेरिका को ये नजर नहीं आता कि अफगान और भारतीय खुफिया एजेंसियां अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रही हैं? आखिर मुल्ला फजलुल्लाह ग्रुप और टीटीपी जैसी इंतहा पसंद तंजीमें किसकी आशीर्वाद के साथ अफगानिस्तान में बैठी हैं? अमेरिका क्यों भारत के साथ दिफाई मुआहदों पर मुआहदे किए जा रहा है, हालांकि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में हालात खराब करने वालों के सर पर अमेरिकी आशीर्वाद है? आजकल वज़ीर-ए-आज़म के खारिज अमूर के मुशीर तारिक फातमी अमेरिकी दौरे पर है और आने वाली जो ट्रंप इंतजामिया है इसके साथ रवाबित इस्तवार कर रहे हैं। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये पेशकश कर चुके कि पाकिस्तान के तस्फिया तलब मसाइल हल करने को वो तैयार हैं, क्या बराक ओबामा के निस्बत पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे या पाक अमेरिका जो ताल्लुकात हैं ये माजी की तरह उसके साथ नहीं खड़े होते? इस पर आज हम अपने तो फिर नुकसान इनका अपना है। लाहौर इमरान जो लड़ाई लड़ रहा है, देखें बात सुने, गलतियां भी हो रही हैं, गलत फैसले भी हो रहे हैं, ये यू टर्न के ताने भी देते हैं और मैदान जंग में यू टर्न लिए जाते हैं। जब एक जंगजू मैदान जंग में घिरा हुआ, करती हूँ जैसा कि मैंने जिक्र किया, साजिशियों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा होता है। दिन मनाया जा रहा है आज, हमने मैदान जंग तो नहीं देखे ना, आपने देखने होंगे, लेकिन कम से कम मूवीज देखी, ये सोचते हुए कि किस तरह भारत कश्मीरियों पर एक अरसे से जुल्म ढा रहा है और जो दिन आज मनाया जा रहा है ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर असर तो मनाया फिर यू जाता टर्न्स भी होते हैं और वाइट टर्न्स भी होते हैं और ओ टर्न्स भी होते हैं। इंडिया के दरमियान जो मसला है कश्मीर है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है और ये अक़वाम मुत्तहिदा भी जानता है। आप क्या समझते हैं आज के दिन की कोई अहमियत बाकी रह जाती है जब हम कश्मीर के हालात इसका इलाज ही कोई नहीं? मैं आपने कहा कि और कोई इलाज नहीं है, तो क्या ये हम जो कश्मीरी हैं कितनी दहाइयों से जंग लड़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, अपने बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लड़ी तो आवाम हार जाएंगे, उसका क्या जाना है? वो तो एक इंडिविजुअल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आज है अल्लाह से जिंदगी दे, कौन रहा है यहाँ? अपनी ये जंग लड़ रहे हैं, तो कौन रह जाएगा? दुनिया का स्पेशली जो यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है वो कंप्लीटली वो हो जाता है, वेग हो जाता है और इनकम्प्लीट हो जाता है जब बात आती है ऐसे बड़े बड़े क्रूशल इश्यूज की, जिसमें सबसे टॉप पर है कश्मीर का मसला जो यूएन की करारदादों में सबसे पुराना मसला है, और पैलेस्टाइन का भी मसला देखें तो कोई जवाब नहीं बनता कि इस दिन को यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट या कमेमोरेट करे। कमेमोरेशन तो तब होगी जबकि कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होगी उन कॉन्फ्लिक्ट चंद सदियों में हमारे किसी कैरेक्टर ने नहीं इस तरह का जिहाद किया जिस तरह का हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर में भी है कि राइट टू फ्रीडम, भेड़ियों के गौर डिग्निटी इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट।
अक़साम के लोग शामिल हैं। It's not confined to just politicians. से भी बदतर समझा जाता है कश्मीरियों को और पैलेस्टीनियंस और कॉन्फ्लिक्ट के बच्चों और लोगों को और कौमों को जो कि अंडर ऑक्यूपेशन है और जिनकी कौमों को हर तरह के उनके ऊपर जबरन कब्जा किया हो। सियासत इबादत है। बिल्कुल सही। जनरल साहब, आप समझते हैं कि आज के दिन की कोई अहमियत है? ये इबादत पनामा तक फैली हुई है। देखिए, अहमियत तो तब होती है कमाल की दौलत है करने के लिए तैयार हो, जिसको सेहत का इतना शौक है। कभी कतर पहुंच जाती है, कभी दुबई पहुंच जाती है, कभी जद्दा पहुंच जाती है, कभी बाकले लंदन पहुंच जाती है, कभी पनामा पहुंच जाती है, सेरेमोनियल सा सुना है ये ऑस्ट्रेलिया भी पहुंची है, वहां भी कहीं फिरती, लेकिन नताइज उसके चलती फिरती है। सियासत इबादत है। उस लिहाज से बात सुने आप, भाई मेरे, सियासत इनके लिए इबादत होती तो इस मुल्क के लोगों का ये हाल होता। बिल नजर नहीं आता, कोई इदारा रह गया जिससे वो इसको इम्प्लीमेंट जिधर हाथ रखो तबाही मुनाफिकत की सियासत है, एक मफादात की सियासत है, जहां मफादात हैं वहां ह्यूमन राइट्स से ऊपर बंद कर लेते हैं। और पाकिस्तान का प्राइड होती थी पीआईए, उनको स्टील मिल इस तरह रेडी नहीं उजड़ती इराक में और लिबिया वगैरह में, जिस तरह सबने रल मिल के बर्बाद किया है। और कोई जाके सिंध के शहरों का हाल देखा है? सिंध के शहरों को छोड़ें, कराची दूसरी तरफ और फिर मफादात की सियासत। यहाँ बैठ के टीवी पे कराची देखें तो बदबू आती है। जो गरीब कौमें हैं वो बेचारी बिलबिलाती रहती हैं, शोर मचाती रहती हैं। ये इबादत होती वाला कोई नहीं है। ये हाल होता, यानी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि अल्लाह के बंदों का ये हाल होता, लेकिन पहुंचती है। जो मैंने बात की, मैंने तंजिया की कि नहीं आती, और आज कश्मीरी बेचारे इस टाइप की सियासत जिस टाइप की ये कारीगर कर रहे हैं की हुई है और जिसके नतीजे में मुल्क यहाँ पहुंचा हुआ है। आप अंदाजा लगाएं जो जिस जगह पे आप हाथ जो कुछ वहां पे किया उसकी तो मिसाल कहीं नहीं मिलती। क्योंकि कहां का जहाज था, सियालकोट पहुंच गया, पायलट छोड़ के सवारियों को मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिए। और जैसे को टांगा चलाने वाला नहीं होता, तो हालात ये हों वो खड़ा करके टांगा खड़ा करके चला जाता है। मैं तो समझता हूं एक तमाशा है, नाम चला गया, सिंबॉलिकली मरीज बैठे थे, या यूं कह लीजिए खाने को ना पता नहीं दोहा से की बात है। कोई महकमा, कोई इलाका, कोई जगह, कोई शोबा, ह्यूमन राइट्स का लफ्ज जो है लेकिन अमली तौर पे इम्प्लीमेंटेशन ना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में है और मेरिट का कत्लेआम, चढ़ दौड़े, ये मुल्क कहां पहुंचा दिया इन्होंने। अब जब उनको नजर आ रहा है कि सब उनके कंट्रोल में है, सब पर उनकी गिरफ्त मजबूत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 92 न्यूज ने राना सनाउल्लाह की जो फैसलाबाद में उनका डेरा है उस पर उनका गैर कानूनी कब्जा है। हमने ये कहा गैर कानूनी कब्जा है, अगर नहीं है तो रजिस्ट्री दिखा दें। वो बात उनको बहुत बुरी लगी, नाकाबिल बर्दाश्त उनके लिए, और उन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश शुरू कर दी और पर्चे दर्ज करवाना शुरू कर दिए। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि अब दिन ब दिन ताकतवर होने शुरू हो गए हैं और जो उनके जी में आएगा, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। बेबस है और खामोश तमाशाई बनी हुई है और ऊपर से हम आज का दिन मना रहे हैं, पूरी दुनिया आज का दिन मना रही है। कैसे इंसानी हुकूक आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं उनके हवाले से मैक्रो लेवल पे बात तो ये है कि मूडी साहब जो हैं वो अगर आप गूगल के 10 मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड 2002 के बाद अगर आप गूगल करें तो आप देख रहे हैं कि उनका नंबर 1 से 10 पे था। मोस्ट वांटेड मैन, माने उससे ज्यादा कोई सर पे उसकी जो क्या ये मुअम्मर कज़ाफ़ी अब ये आदमी जब प्राइम मिनिस्टर बना तो दूसरे दिन अमेरिका में उसको एम्ब्रेस करने लग गए, गले से लगाने लग गए और कहने लगे हाँ मुबारक से ज्यादा ताकतवर है। सबसे बड़ा मुनाफकत पावर जो है, माफ करिए, वो है अमेरिका। और अगर आप ओबामा को देखें और पोल्स को आप देखें तो जब ओबामा को पीस प्राइज मिला था 3 महीने आफ्टर ही बिकेम प्रेसिडेंट, तो पूरा दुनिया कह रहा था भाई इसको मिला क्यों है, हालांकि मैं तो कोई स्टेक होल्डर नहीं हूं, क्या है। और उस वक्त से आज तक इसने एक चीज नहीं किया। और आप देखिए अमेरिकन जो लोग हैं अवाम में इतने बुरे नहीं हैं। हमारे जैसे कल या परसों वेस्ली क्लार्क उनका एक कमांडर था, नेटो कमांडर, वो फिर प्रेसिडेंशियल भी उसके कोई एम्बिशंस नहीं बाहर करके उसके बेटे ने कल सू ट्राइब, रेड इंडियन सू ट्राइब एक है, उनके सामने जाके झुक के अपना सर झुका के कहता है
कोई इनसे मैं पूछे आपको तो सही। कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हमें माफ करें कि हमने आपके अवाम, आपके लोगों, आपका कल्चर, आपके ट्रेडिशन हमने क्या ज्यादती नहीं की। आप माफ करें। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। जो पीटीआई की अवामी राबता मुहिम का फैसला है, हिलाल साहब मुझे ब्रेक लेने दें। राय जानना चाहेंगे कि अवामी राबता मुहिम तो पहले भी हुई, पहले भी जलसे हुए, एहतजाज हुए, तो इस दफा पीटीआई को क्या करना होगा? क्या सिर्फ जलसों तक अपने आप को महदूद रखना होगा या जलसों से आगाज करके प्रोटेस्ट तक भी जाना होगा? और क्या आपकी नजर में ये एहतजाज है, ये अवामी राबता मुहिम जो है, क्या ये बिल्डअप है अगले इंतखाबात के लिए? इस पर बात होगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी हसन निसार साहब से गुफ्तगू जारी है। वक्फे पे जाते हुए हसन निसार साहब आपके लिए एक सवाल छोड़े दिया था कि वापस लौट कर आएंगे तो आपकी राय जानेंगे कि खान साहब को और उनकी पार्टी को अवामी राबिता मुहिम क्या सिर्फ जलसों तक महदूद रखनी चाहिए या इसको आगे बढ़ाते हुए एहतजाज की तरफ भी लेके जाना चाहिए? और क्या ये बिल्डअप होगा अगले इंतखाबात के लिए? देखें, अगले इंतखाबात तो मुझे नहीं पता, अभी इज़ अ क्वेश्चन मार्क। एक बात है जो मैं सूलन आपको वो अर्ज़ कर देता हूँ। पहले एक शेर सुने, शकीब जलाली मरहूम का शेर है, देख है दीदाए तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहाँ धार गिरे। तो ये इब्लीसी निज़ाम है, ये तागूती क़ुव्वतें सही मानों में। तो सोमनाथ एक ज़र्ब से नहीं टूटा था। ये कोई भी जो चीज़, ये माफियाज बहुत डीपली इंट्रेंच हैं, बहुत ताकतवर मुसलसल इक़्तिदार में 35 साल 45 साल से ये इनके पंजे गड़े हुए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, चंद तो इससे भी ज़्यादा पुराने हैं। तो इनको मुसलसल ज़र्ब लगानी पड़ेगी। और एक बात याद रखें आप कि अगर कोई चीज़ मसलन मैं 100 दफ़ा हिट करता हूँ इस मेज़ को, तो 100वीं चोट पे ये टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 99 चोटों का उसमें रोल नहीं। सो इमरान मुसलसल इन पे ज़रबें लगा रहा है। ये देखना है कि इस मुल्क का, इस अवाम का मुकद्दर क्या है और वो कौन सा होगी जिस पे ये हमारे हुस्नी मुबारक और मोअम्मर कज़ाफ़ी या ये जो कोई भी, ये हमारा सद्दाम हुसैन, ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। ये देखने वाली बात है। तो मुस्तकिल लड़ाई है, ये इलेक्शन तक जाती है, उससे पहले ख़त्म होती है, कैसे ख़त्म होती है, ये अदालत में ख़त्म होगी, ये अवाम में ख़त्म होगी, ये ईवान में ख़त्म होगी, ये बाज़ार में ख़त्म होगी, ये महल्लात में ख़त्म होगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अवाम का कोई हाल नहीं है। ये ज़िंदगी कोई नहीं है। ये अभी आपने बात की अपने इंट्रो में जी, ये बंदे थोड़ी मरे हैं, हलाक हुए हैं। ये ख़ानदान उजाड़ दिए इन्होंने और कुछ भी नहीं होगा, जैसे पहले कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कब तक चल सकता है? कहते हैं शनाख्त नहीं हो रही लाशों की। मैंने आज कॉलम में लिखा है को मुझसे अपनी शनाख्त नहीं हो रही। तुम डीएनए, मैं अपना डीएनए रो रहा हूं, मैं अपना डीएनए ढूंढ रहा हूं। हम किस किस्म के लोग हैं? यानी जब तक मेरे साथ मुझ पे कुछ नहीं गुजरती, आप पे कुछ नहीं गुजरती, हम बैठे हैं तमाशा देख रहे हैं और मुसलसल झूठ दर झूठ। लेकिन हसन निसार साहब, कोई है अपने ठिकाने पे नहीं जी। इंतखाबात जब होते हैं तो उस वक्त अवाम की सोच बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है। बिलफर्ज मौजूदा हुकूमत इंतखाबात तक बिल्कुल गलत है, मैं नहीं एग्री करता। तो वो देखते हैं जी लोड शेडिंग खत्म हो गई, बिल्कुल गलत है। जाके जलसे होंगे, नवाज शरीफ साहब जलसों में जाएंगे, नारेबाजी होगी, तो क्या कितना फर्क पड़ जाएगा? इमरान खान झूठ बोलेंगे और बात सुने, फिर झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। अब ये कहते हैं जो ईवान, कहते हैं मुकद्दस ईवान, जमहूरियत खतरे में, वो कायदे ईवान तो झूठ बोल रहा है। उसका वकील कहता है वहां जाके कि वो तो सियासी तकरीर थी, यानी सियासत झूठ होती है।
इसी तरह जब इन्होंने कहा था कि बिजली इतने महीनों के बाद आ जाएगी, उसकी भी वजाहत इसी तरह की आई थी कि वो तो सियासी बयान था। इसका मतलब क्या है? ये हमारे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के कहते हैं यस हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं। फर्क कितना है? हम इसके लिए झूठ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये सियासी बयान था अदालत में। और ये जो आप कहते हैं, भाई बात सुने, मैं मुद्दतों से एक बात लिख रहा हूं, कह रहा हूं, ये वोट लेकर नहीं, ये वोट छीन कर आते हैं। शेर का हांका हो करके उसको एक ऐसी जगह पे पहुंचने पर मजबूर कर दिया जाता है जहां मचान पे शिकारी के लिए वो बिल्कुल एक खिलौना बन जाता है। तो ये तो भूखे नंगे लोग हैं, मजबूरियों के मारे हुए, मुफादात के मारे हुए, के मारे हुए, थानेदार के मारे हुए, मामूली से घटिया से ठेकों के लिए सरेंडर कर जाने वाले, चूंकि उनकी मजबूरियां ऐसी हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या अगर शेर को जो लोगों के काम है निचली सतह पे, क्या वो होना नहीं शुरू हो जाएंगे कि मेयर डिप्टी मेयर की भी इंतखाबात हो रहे हैं, उनको फंड्स दिए जाएंगे, इख्तियारात की मुंतकिली होगी, लोगों के मसाइल जब हल होंगे तो फिर लोगों को कहा जाएगा कि जी देखें हमने आपके तमाम मसाइल जो हैं वो उनको एड्रेस किया है, तमाम इश्यूज़ को हमने रिजॉल्व कर दिया, आपके अपने मुंतखब नुमाइंदे आपका काम कर रहे हैं और ये सब हमारी बदौलत है। सुभान अल्लाह, मैंने तो आज तक होते नहीं देखा। अब आइंदा हो जाए, कुछ को मुआवजा हो जाए। मैंने तो मुल्क को जब से होश संभाला, मैं इसको मुसलसल उधड़ते हुए देख रहा हूं। मैंने यहां कुछ बनते नहीं देखा, इदारे बर्बाद होते जरूर देखे हैं। मुझे अपने बचपन में नहरों के किनारे याद हैं, आई मिस दम। दरख्त कट गए, बर्बादी हर जगह पे। स्कूल टीचर का कोई इज्जत एहतराम, स्कूल का कोई वकार होता था, वो मिल गया है। उस्ताद का कोई एहतराम होता था। आपकी यूनिवर्सिटियों में गुंडागर्दी होती है, आपके हॉस्पिटल्स में आपकी नर्सेज, कभी आपके डॉक्टर्स, पूरी कौम जो है वो मुझे लगता है एहतजाजिये और हड़तालिये बन के रह गई है। और ये इसका सारे के सारे इस इब्लीसी एक बिहेवियर का जो है ना टोटल क्रेडिट वो इन हुक्मरानों को जाता है। ठीक है हसन निसार साहब, कमीशन की बात जो सुप्रीम कोर्ट डेवलप कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला कमीशन के हक में होता है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी हम तो इसका बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अगर कमीशन बन जाता है तो उसमें क्या आप समझते हैं कोई हर्ज है? माना कि इससे पहले कि जो कमीशंस बनते रहे हैं उनमें कुछ जो भी कुछ होता रहा है वो आवाम को नहीं पता चलता रहा है, जो भी कोई फैसला होता था वो आवाम उससे बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड रहे हैं, चाहे वो साने मॉडल टाउन का कमीशन हो या कोई और कमीशन हो। एक ये भी पहलू है, लेकिन अगर कमीशन की तरफ बात चल भी निकले तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है? देखें, आपने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिया। आप साने मॉडल टाउन तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली है। महमूदुर रहमान कमीशन की बात क्यों नहीं करते आप? आधा मुल्क, ज्यादा आबादी, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उसकी बात क्यों? वो किधर गया कमीशन? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इमरान का एहसान है मैं समझता हूं, लेकिन वो देखने वाली आंख अगर ना हो किसी के पास, या वो चमचे कड़छे दरबारी ज़रूरतमंद जिनकी मजबूरियां हैं वो उनको छोड़ें आप। एहसान क्या है कि इसने, इस आदमी ने जिसका नाम इमरान है, उसने इस मुल्क के बहुत बड़े मसले को, बल्कि कोर तरीन इशू है मेरे नज़दीक, कश्मीर से बड़ा इशू इस मुल्क का करप्शन है। कश्मीर मिल भी जाए तो उसका क्या कर लोगे? जो मिला था वो उसका क्या किया आपने? आधा मुल्क गवा दिया, बाकी का आपने उजाड़ के रख दिया है। कश्मीर मिल गया, क्या कर लोगे? वह करप्शन को समझने की कोशिश करें। इमरान खान ने इसको अलाइव रखा है और वो इसको अलाइव रखेगा। यह पहला ऐसा इशू होगा इस मुल्क का, मेरा ख्याल है, जिसे आप किसी कमीशन की कब्र में भी दफना नहीं सकेंगे। अगर ये इशू मरा, वो इसके मुर्दे को घसीटेगा गलियों और सड़कों में। बिल्कुल सही। और किसी वक्त भी फिर हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बात करेंगे कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से 27 दिसंबर तक का कहा गया है कि हमारे मुतालबात माने जाएं, नहीं तो हम भी सड़कों पर निकलेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली तो क्या पीटीआई को भी उनके साथ मिल जाना चाहिए? और फिर बिलावल भुट्टो साहब का यह भी कहना है कि हमारा पनामा बिल
पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो बिल पास नहीं होगा अदालतें शरीफ ख़ानदान का एहतसाब नहीं कर सकती। ये सब और PI के भी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की और साथ ही साथ शहर कायद कराची की। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बात करते हैं हसन निसार साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 27 दिसंबर का कहा हुआ है कि उनके मुतालबात अगर ना माने गए तो वो एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। जब जैसे जैसे वक्त करीब आता चला जा रहा है, 27 तारीख करीब आती चली जा रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान पार्टी सड़कों पर निकलेगी, एहतजाज करेगी, या ये सिर्फ कहने की बातें? देखें, एक टर्म है हमारे यहाँ अदालतों में बड़ी चलती है, आई डोंट नो, मुझे बड़ी फ़नी सी लगती है, अजीब सी टर्म है, बादियुन नज़र में। मुझे नहीं पता क्या है बादियुन नज़र में। तो जिस तरह का इनका रोल रहा है, वो जरदारी साहब एक फ़िलासफ़ी उठाए फिरते हैं, मफाहमत का, जिसको उन्होंने ना एक खूबसूरत नाम दिया हुआ है। जी हाँ। अब ये ऐसी है जैसे आप हवस को आप मोहब्बत का नाम दे लें। मोहब्बत तो बड़ी मुकद्दस होती है, हवस बड़ी काबिल नफरत चीज़ है। वो किस बात की मफाहमत? वो अदीम का शेर मुझे याद आ रहा है मरहूम का, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अगर 20-22 करोड़ के मुल्क के बंदों का कोई तुम्हारे दिल में दर्द है तो फिर किस बात की मफाहमत भाई? या यूं है या वूं है, फिर तो ब्लैक एंड वाइट वाला मामला करो। एनीवे, आई विश देम लक। मुझे नहीं पता ये क्या करते हैं, उनका अब तक का रिकॉर्ड तो बहुत ही शर्मनाक है, अफसोसनाक है। अंदाज़ा लगाएं कितना आवाम दुश्मन रवैया है इनका, कि एक बंदा ये एहसान कर गया, आईना दिखा गया कि भाई तीसरी दफ़ा इस मुल्क में वजारत उज़्मा नहीं जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, माई बाप आपका फलाना टमकाना, सुपर पावर, 2 टर्म 4-4 साल की शरीफ आदमी आता है, काम करता है, नौजवानी में आते हैं लोग। ओबामा वाज यंग, इनके बाल उगाते हैं इक़्तिदार में आके, उसके बाल सफ़ेद हो गए। बिल क्लिंटन वो स्टिल वेरी यंग, आया 2 टर्म्स भुगताई, बसते खेलते लेक्चर्स। इनको तो कोई काम ही नहीं आता, इनको कौन बुलाएगा लेक्चर्स के लिए? ये पीपल्स पार्टी ने मिलके वारदात की, जिस अमेंडमेंट पे ये फख्र करते हैं, वो डूब मरने वाला मकाम है। गहराई में जाके देखें सूबों को इख्तियारात, उसकी वजह है आसिफ अली जरदारी बेसिकली इंटेलिजेंट आदमी है, उनको पता था कि हमारी कहानी ख़त्म है और कुछ साल मज़ीद हम सिंध में निकाल जाएंगे, अगली टर्म भी, उससे अगली भी, ये मैं कह रहा हूं। तो लूट मार के लिए अब भी कोई अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी और नून लीग की? सिलसिला है भाई, यू नेवर नो। आई विश देम लक इफ दे सिंसियरली मीन इट, आई डाउट दैट। ये पूरी तरह जाहिर है, मैं दिलों का हाल अल्लाह पाक बेहतर जानते, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वो जिसे मैंने कहा ना, वो अजीब सी बेहुदा सी टर्म है, मुझे वो लगती बादियुन नज़र में, तो वो ये इन तिलों में तेल नहीं है। जो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म सवार कर गए इस मुल्क पे, ये कोई महज़ब मुल्क किस तरह का होता है? किसी महज़ब निज़ाम में होता है? पानी चलता रहना चाहिए ताकि वो पाकीज़गी रहे उसमें। गंदा रुका हुआ पानी जौहर होता है, नापाक होता है, वो डेंगी का घर होता है। तो वो मजाक बनाया हुआ तुमने मुल्क को। 70 साल हो गए सुनते हुए, नाजुक हालात में से गुजर रहा है, हसास पता नहीं क्या हो रहा है, जमहूरियत का हुस्न बड़ा फलाना है, बड़ा टमकाना है, जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत की बदसूरती, फाशा जमहूरियत। अब जमहूर खतरे में है यहां भाई, ये मरे ना भी, ये दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, उससे पहले वो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है।
और खबरें सुनाते हैं तरक्की की। पॉवर्टी लाइन पे बंदा बढ़ता जा रहा है, लोगों की जिंदगियों में अजियत बढ़ती जा रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 60% के करीब यूथ आपका अनएम्प्लॉयड पड़ा है। वो ये सारे एटम बॉम्ब्स हैं, ये हैंड ग्रेनेड्स हैं। ठीक है हसन निसार साहब, अनएम्प्लॉयड यूथ, हर बच्चा हैंड ग्रेनेड है जिसकी पिन निकली हुई है। अभी तो क्या तब्दीली नजर आनी है। अब जैसे कि कल की कराची की डेवलपमेंट के जहां पर एमक्यूएम लंदन की कॉल पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए लियाकत अली चौक पर, और उनका ये कहना था कि वो यादगार शोहदा पे जाके कुरान ख्वानी करना चाहते हैं, वहाँ पे उनको रेंजर्स को रोका गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट का इंतज़ार हो रहा था और उनकी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। अब मेजर जनरल बिलाल को भी प्रमोट कर दिया गया, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो ये चीज़ें जो अब चेंजेस आ रही हैं इसमें यह है कि हो सकता है कि एमक्यूएम वही उसी पोजीशन पे दोबारा वापस लौट आए कराची में कि जो 22 अगस्त से पहले की उनकी पोजीशन थी। नहीं, मेरा तो ये इस तरह ख्याल नहीं है। उन लोगों का ये फ़ौज एक ही तो इदारा, इनके शर से, सियासतदानों के शर से एक ही तो चीज़ इस मुल्क में बची है। मुल्क नहीं बचा, ईस्ट पाकिस्तान, वो फिर मैं उधर जाऊंगा। इनके शर से सिर्फ एक चीज़ बची है आज तक, और वो है फ़ौज। तो भाई आपके जो लोग वो हुए थे, क्या कहते हैं उसको, सुपरसीड हुए थे, फौज एक बावकार अदारा है, वो कोई ढीटों की तरह, बेशर्मों की तरह कोई चिपके तो नहीं रहते। ऑनरेबल जनरल्स, पीपल लाइक अशफाक नदीम और जो साहब थे, रमदे साहब, ये वो सुपरसीड हुए या जो भी, मुझे तो इनकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता। वो जाहिर है वो प्रमोशन का, उनके ट्रांसफर का सिस्टम है, वो ये थोड़ी है। लेकिन कराची ऑपरेशन ग्रेड के किसी लौंडे को, चूंकि वो आपका चंपू है, आप उसको नहीं सुने ना, मेरा नहीं ख्याल पड़ेगा। चूंकि राहील शरीफ साहब एक इंडिविजुअल थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, बहुत आला कारकर्दगी रही, कोई शक नहीं। उनका इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने तोड़ तक बड़ी खूबसूरती से इसको निभाया है। लेकिन वो भाबा, मतलब कहते हैं ना कि ये उनको एक जनरल को एक जनरल रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह कोई, मतलब कोई आपको किसी रिटायर्ड कर्नल को ले आए हैं, कोई नून लीग या कोई सियासी वर्कर आ गया है, नहीं। एक जनरल को एक जनरल ने रिप्लेस किया भाई, एक इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा तो है जिसके बारे में आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो अपनी भरपूर कुव्वत के साथ उसकी अपनी खास कमिटमेंट है उसकी। और ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली मैं आपसे ये एक दफ़ा फिर ये पूछना चाहूँगा कि कराची में आपको अब कल के इस लोगों के इज्तिमा के बाद के, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लियाकत अली चौक पर जमा हुए, एमक्यूएम लंदन का कुछ आपको मुस्तबिल नज़र आ रहे हैं, या उसको माजी ही समझा जाएगा और वो अब दोबारा से कहीं पर उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, और दोबारा से उनका उठान नहीं होना? ठीक, आप ब्रेक कर लें, उसके बाद ठीक, राइट। इस पर नाज़रीन यहीं से हम बढ़ाएंगे। जब ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में PIA का बदकिस्मत तैयारा जो हवेलियाँ के मकाम पर गिर के तबाह हुआ, इस पर हसन निसार साहब की हम राय लेंगे। लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारी हसन निसार साहब से गुफ्तगू जारी है। हसन निसार साहब, वक्त पर जाते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कराची के हवाले से, एमक्यूएम के मुस्तकबिल के हवाले से, एमक्यूएम लंदन को लेकर। क्या आपको लगता है कहीं दोबारा से उनको पोजीशन मिलेगी खड़े होने की, संभलने की, या अब वो माजी हो चुके हैं? नहीं, माजी तो नहीं, डेफिनेटली हो चुके। उसकी वजह है, हम इसको डायसेक्ट करके देखते हैं। डायसेक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? एमक्यूएम क्या है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक नाम, अच्छा लीडरशिप एक फ़र्द अल्ताफ़ हुसैन, ठीक है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया राहील शरीफ साहब के हवाले से,
अफराद की एक ज़िंदगी होती है, एक उम्र होती है। मुहाजिर अल्टीमेट रियलिटी क्या है? कराची, हैदराबाद, जहाँ भी इस जमात का, जिसको पहले नाम दिया गया MQM का, फिर मुहाजिर कौमी मूवमेंट, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उससे ठीक है। अच्छा, फिर वो पाक सरज़मीन पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल उसको लीड कर रहे हैं। वो एक और सूरत में नज़र आई, और सूरतें हैं। फ़ारूक सत्तार साहब वगैरह ने अपने आप को डिटैच किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सारा ड्रामा है, मेरा ख्याल था ऐसा नहीं है, ब्लफ है तो कॉल ऑफ हो जाएगा। सो अल्टीमेटली बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है वो वोट, एक ख़ास तरह का वोट बैंक है। बॉटम लाइन वो है, वो तो ना पहले कहीं गया था ना आइंदा कहीं जाएगा। बहुत अगर कोई बहुत गंभीर सूरत हाल होती है तो मैं उसमें टूट फूट देखता हूँ कि वो एक दो हिस्सों में, लेकिन चूंकि बुनियादी तौर पे बहुत ज़हीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शार्प लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको सर्वाइवल के लिए अल्टीमेटली इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई एक आध कोई धड़ा कोई इधर उधर उठा रहा है, मुझे वो भी नज़र नहीं आता। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस ये कुव्वत अपनी जगह पे कायम रहेगी। उसमें पीक्स एंड वैलीज जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में पढ़ाया जाता है आपको जी, ऊंच नीच जो है वो आती रहेगी, फ्लक्चुएशन होती रहेगी इसमें। बट रियलिटी क्या है? MQM, अल्ताफ हुसैन, फलाना ढमकाना, ये वो। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है एक खास तरह का वोट बैंक, वो रहेगा। आप उनसे नाम छीन लें, आप उनसे बंदा छीन लें, मतलब जाहिर है इंसानों की एक उम्र होती है, नामों का भी कोई लंबा चौड़ा। 40 तो मुस्लिम लीगें इस मुल्क में लगी फिरती हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। नून लीग, ये एक ऐसे बंदे की, ये मुस्लिम लीग जो है मियां नवाज शरीफ की, ये एक ऐसा आदमी हु स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर वो तहरीक इस्तिकलाल से, और वो भी मुस्लिम लीग के ठेकेदार हैं। अंदाज़ा लगाएं। और बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं इस मुल्क में जो कहते हैं हम तो चूंकि मुस्लिम लीगी हैं। ओ भाई, ये मुस्लिम लीग है, ये तो पैदा बाद में हुए, तहरीक इस्तिकलाल में टकरे मारते रहे। ठीक है, यानी कि आपके कहने के मुताबिक दाव लग जाए, MQM या जो कराची में रहने वाले हैं उनको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के इख्तिताम में वक्त बहुत कम बाकी रह गया है निसार साहब, और आपके आज के कॉलम की तरफ आते हैं जो बहुत ही अहम कॉलम था और इस सानिए को लेकर था जो PIA की फ़्लाइट 661 का हादसा हुआ हवेलियाँ के मकाम पर। इस कॉलम में जिसका उन्वान था उल्टा घूम रहा है। सबसे पहले तो हम आपको एक दफ़ा फिर ये रीड दें, आपने अपने कॉलम में भी लिखा है कि आपको मुख्तलिफ चैनल से एंकर्स और प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि इसलिए कि आपकी इज़्ज़त है, आपका रिगार्ड है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वी हैव गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू सर। नहीं, मेरे दिल में आप लोगों का एहतराम। मैंने ये भी लिखा है कि मुझे अपने जूनियर्स जो हैं बहुत अजीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कहीं एंकर जैसे आप, उनके साथ और मोहब्बत का, एहतराम का ताल्लुक है। बेशक बेशक। ये सानिया के बारे में जैसे कि आपने लिखा कि आपको शाम को 6:10 पर ये इतला मिली और फिर आपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। हसन निसार साहब, हमारी इस कौमी एयरलाइन का क्या बनेगा, इसका क्या मुस्तकबिल है? हमारे चेयरमैन PIA तो ये कहते हैं कि हादसात होते हैं, फ़ज़ाई सफ़र अब भी सबसे सेफेस्ट है और ये एक हादसा है, इसको एक हादसा समझा जाए या इसमें कोताहियाँ हैं और वो कोताहियाँ हैं जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आती हैं? इसमें देखें, आपकी और मेरी एज में यही फ़र्क है, आपके और मेरे तजुर्बे में यही फ़र्क है छोटा सा। आपका कंसर्न है कौमी एयरलाइन, मेरा कंसर्न है कौम का क्या बनता है। कौम का अगर कुछ बनता है तो कौमी एयरलाइन खुद ही बन जाएगी। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बोगस बात है, झूठ बोलते हैं, ये सतही और अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। PIA के पीक डेज देखें, उसमें देखें 5 साल में कितने हादसात हुए। PIA के जवाल के बाद देख लें 5 साल में कितने हादसात हुए। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, मैं किसी फर्द को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब PIA अपने पीक पे थी तब देखें परफॉर्मेंस क्या थी। आज जब जहाज भी कम हो गए हैं, सत्यानाश, अब देख लें तो अब सारी सामने आ जाएगी सूरत हाल कि इंसानों का रोल हम जो करते हैं ना। देखें, बात सुने, ये रब्बुल इज़्ज़त ने, रब्बुल आलमीन ने जहन्नुम और जन्नतें यूं ही नहीं बनाई
हम हर बात उस पर डाल देते हैं। आजमाइश क्या है फिर? ये जो है ना कि रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। फिर तो मैं और आप माफ हो गए, फिर तो मेरा भी गुनाह, आपका जुर्म, मेरा जुर्म, हमारे गुनाह, फिर तो कोई जिम्मेदारी कोई नहीं भाई। चूंकि उसके हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता, ये उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये मैंने कत्लेआम लिखा है, आपने आज के कॉलम का हवाला दिया, मैंने ये नहीं लिखा। और एक और बात आपने कही, तो तैयारे बदकिस्मत नहीं होते। तैयारे की क्या किस्मत होनी है? वो तो कोई मेटल है, कोई और इस तरह के मटेरियल्स बने हुए हैं, इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, अल्लाह खैर चला, उसका क्या किस्मत होनी है उसकी? बदकिस्मत इदारे नहीं, तैयारे नहीं, बदबख्त इदारे होते हैं। जब आप उनको प्रोब करते हैं तो आपको उसके पीछे फिर इंडिविजुअल्स नजर आते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पर तो तासुर देने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से हसन निसार साहब की। ये जो APBHO तैयारा गिरकर तबाह हुआ, कहा जा रहा है कि जी अब से कुछ ही अरसा पहले इसमें नवाज शरीफ साहब ने भी सफर किया था और नॉर्दर्न एरियाज में गए थे। तो ये तो हाल है कि मतलब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इस तैयारे पर सफर किया, तो कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, तैयारा बिल्कुल ठीक था, वरना प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर सफर क्यों करते? अच्छा, ये तो बड़े नहीं अली साहब, ये तो फिर बड़ा मुजरिम, ये तो बड़े मुजरिम निकले ना। जब वजीर आजम सफर कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ, चूंकि बड़ा नाप तोल के भेजा होगा। मैं तो नहीं जानता जहाज क्या होता है, सवाए इसके कि मैंने सफर बहुत किया है जिंदगी में, मुझे तो जहाज की ABC नहीं पता। अगर आपने उसको नाप तोल के, जांच के, परख के, जिस जो भी उसको उसके मायार हैं उसको एग्जामिन करने के, अगर वो सारा करके तो बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर गया होगा तो आपने पूरा एहतमाम किया होगा, आपने एक एक चीज इंश्योर की होगी, पर वो एहतमाम एक आम आदमी के लिए नहीं। अब चूंकि जमहूर ने सफर करना था, आपने रवाना कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक कह रहे हैं वो। इस मुल्क में बहुत कुछ जो इस मुल्क के प्रिविलेज तबकात को मिलता है वो आम आदमी को नहीं मिलता। मुल्क भी वही है, फिजा भी वही है, निजाम भी वही है। आप खरबों की लूट मार करके इम्कानात यही होते हैं कि जी आपको तो पूछने वाला ही कोई नहीं है। गरीब आदमी मुर्गी चोरी में पकड़ा जाता है। तो वही बात ठीक है। तैयारा मैंने तो पहले अर्ज किया था कि बदकिस्मत तैयारे नहीं, इदारे होते हैं, इदारे, और इदारों के पीछे अफराद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो खोते पे भी जाएगा जी, खोते पे भी जाएगा ना, तो खोता अच्छी तरह चेक करेंगे उसके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हसन निसार साहब, प्रोग्राम का माजरत के साथ गो के इस मौजू पे, दीगर और मौजूआत पे मजीद भी आपकी राय जानी जा सकती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। और हसन निसार साहब ने PIA के इस तैयारे के हादसे को लेकर ये कहा कि ये हादसा नहीं, ये कत्लेआम है। जो प्रिविलेज को मिलता है वो एक आम आदमी को नहीं मिलता है। और अगर नवाज शरीफ साहब इस पर गए हैं तो बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ जहाज़ को रवाना किया गया होगा, लेकिन एक आम आदमी सफ़र कर रहा था। एक आम आदमी को कौन पूछता है? नहीं पूछता है। यही तो दुख है, यही तो अलमिया है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। चीज़ है वो है उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि वो किस तरफ। और अगर हम वो जो एक बहुत ही खतरनाक सी स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिलीज किया, अगर हम उसके बारे में देखें तो उन्होंने तो फिर उसमें नेक ख्वाहिशें ही की हैं या फैंटास्टिक और टेरिफिक ही कहा है पाकिस्तान को। तो मेरे नजर में आई थिंक ये एक्सपेक्ट करना कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिकन पॉलिसी प्रेसिडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा तेजी से चेंज नहीं होती। हमने एक तसलसल देखा है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के लिए गलत है वो ये है कि ये तसलसल पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के फॉल हो। और इतनी जल्दी ये बदलता नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जरा दो एक बातें करना चाह रहा था। हिना मौजूद है इस वजह से। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का जब आप मुकाबला करती है ना, तो ये कुछ 10 साल से उनको अपनी वैल्यूज़ इंडिया में नज़र आनी शुरू हुई। पिछले 60 सालों में तो उनको वो वैल्यूज़ नज़र नहीं आती थी, क्योंकि उस वक्त जो कुछ होता था पाकिस्तान से उन्होंने करवाया। वो इस तरह की कौम है जिसको समझने की ज़रूरत है कि सारी दुनिया में प्रचार करेंगे जमहूरियत का, यहाँ डिक्टेटरशिप के साथ दोस्ती होती है उनकी। सो ये कहना गलत है। आज अगर आप शकील अफरीदी उनको पकड़ा दें, उनके हवाले कर दें, कल उसके बाद डू मोर और कुछ किसी चीज पे आ जाएगा। सो हमें एक कौम की नेचर समझनी चाहिए। ये ऐसा इतना आसान नहीं है कि वैल्यूज पे सिर्फ बात हो। हिलाली साहब, जिस तरह हिना रबानी साहब कह रही थी, वेरी शॉर्टली मुझे बताएगा कि पॉलिसीज इतनी जल्दी बदलेंगी नहीं। नए सदर तो आगे भले ही, लेकिन पॉलिसीज का तसलसल ऐसे जारी रहेगा।
देखिए उनका पॉलिसी शायद बदले या ना बदले, मगर हमारी पॉलिसी बदलना चाहिए। और जब तक ये मिनिस्टर्स हों हिनास बीबी के तरह, आप सब कुछ नहीं बदलेगा, बस वो थोड़ा न्यूआंस में इधर उधर होगा और कुछ नहीं होगा। अभी वी हैव टू री एग्जामिन एंड कंप्लीटली रीओरिएंट आवर पॉलिसीज। बहुत शुक्रिया जफर इलाली साहब, आपका जनरल साहब, आपका नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।